हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई एस। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम सीनियर फैकल्टी हियर फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द टॉपिक्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, द कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया और इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया बिफोर 1991। ठीक है, तो 1951 से लेके 1990s तक जो भी कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट हुई है बाई पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बोथ, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम ओवरऑल इसको 4 सेक्टर्स में या 4 फेजेस में बांटते हैं। ठीक है, हम लोग इस पूरे पढ़ाई को 4 फेज़ में बांटेंगे। फेज़ 1 फ्रॉम द फर्स्ट 15 ईयर्स, फेज़ 2 द टर्बुलेंट ईयर्स 1966 से 69, जब काफ़ी कुछ गड़बड़ चल रहा था इस देश में, क्योंकि वॉर हो चुकी थी 2 बार, 62, 65 में, 64 में ड्रॉट आ गया था। देयर वॉज अ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ऑल्सो। उस टाइम क्या परफॉर्म किया हमने। फिर फेज़ 3 में जाएंगे जब इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट देखा गया। ठीक है, द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट ग्रोथ वॉज 1969 टू 79। उसके बाद 79 टू 90 वॉज द पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन एज वेयर पब्लिक सेक्टर इज कंसर्न, बट ऑल्सो the investment started to increase. There was a growth in investment from private sector. This was called the transition period. और ऐसा हुआ क्यों था? Because there was certain forms of liberalization that was done due to the industrial policy resolution of 1980. ठीक है, तो फेज़ 1 जो है हमारा, let us call it the overall formation years, फाउंडेशन ईयर्स। अब ये फाउंडेशन ईयर है, तो इन ईयर्स में क्या था, हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था वो काफ़ी कम था एज अ होल। ठीक है, और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट था ड्यूरिंग 1950s 90% के आसपास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वॉज डन, क्योंकि उस टाइम हम पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, 1951 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया था, जब हम पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ की तरफ देखना शुरू किए थे, और फिर वो धीरे धीरे 56 में और बढ़ा, 60s में और बढ़ा, लाइक दैट। ठीक है, तो ओवरऑल इस फेज़ को हम फाउंडेशन ईयर्स बोलते हैं। दिस वाज अ फेज ऑफ लो ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट्स, लो ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कितनी ग्रोथ थी? लगभग 11.6% कैपिटल फॉर्मेशन ओवरऑल। ठीक है, सो इनिशियली 1950-51 को अगर देखें, जो पहला एक साल है हमारा प्लानिंग वाला, तो 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वाज डन बाय प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाज मोर प्रोमिनेंट इन द इनिशियल ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो कि 1965 में घटते घटते द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस टू 45%। ठीक है, 45%। ये थोड़ा और कम भी होगा, लेकिन एट नो पॉइंट ऑफ टाइम जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो 30% या 33%, 1/3 से नीचे कभी नहीं जाएगा। दिस शोज दैट द प्राइवेट सेक्टर वॉज ऑल्सो एग्जिस्टिंग एंड द गवर्नमेंट वॉन्टेड द प्राइवेट सेक्टर टू एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द पब्लिक सेक्टर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पब्लिक कंपनीज विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो फेज़ 1 में हम 11.6% का कैपिटल फॉर्मेशन देखते हैं। अब ये 11.6% का जो ओवरऑल हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्यों है, तो मेजर रीज़न क्या था इसमें? सबसे बड़ा रीज़न तो हमारा प्लान्ड ग्रोथ था। प्लान्ड ग्रोथ वाज मेजर पुश बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा रोल था इसमें गवर्नमेंट का। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वाज इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर। अब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो कहाँ रहा था? इलेक्ट्रिसिटी में, रोड्स में और कैपिटल फॉर्मेशन यानी असेट क्रिएशन में। वॉट वॉज गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट वॉज इन्वेस्टिंग मोर इन रोड्स, हमारा रोड डेंसिटी बढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लगभग 2300 मेगावाट बनाते थे, 1965 आते आते 25,000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग, 25,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाने लगे थे। तो गवर्नमेंट वाज इन्वेस्टिंग मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट ओवरऑल देयर कैन बी अ क्राउडिंग इन और मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट बाई सपोर्टेड बाई प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया, मेकिंग ऑफ IITs, डैम्स में इन्वेस्ट किया। सो दीज वर द मेजर पुश बाय द गवर्नमेंट, मोस्टली इन कैपिटल फॉर्मेशन और एसेट क्रिएशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ऑल्सो ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान
जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे थे, वी ऑल्सो सपोर्टेड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल उभर के आता है। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, वेर एवर वी आर इम्पोर्टिंग एसेंशियल गुड्स और लग्जरी गुड्स जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सब्सटीट्यूट करने के लिए होम ग्रोन या उस टाइम का जो आत्मनिर्भरता है वो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे थे। सो दैट्स वाई इन दिस फाउंडेशन ईयर्स more than 10% was the capital formation or investment. ठीक है। Now phase 2, since 1962 war, 1965 war and 1964 drought and during these years our imports increased. ठीक है, आर्म्स इम्पोर्ट इंक्रीज, फूड इम्पोर्ट इंक्रीज, क्योंकि हम फूड इनसिक्योर थे, याद करो बात किया हुआ है इस बारे में, तो ये सब भी हमारा बढ़ रहा था। तो फेज़ 2 जो है हमारा 1966 से 69, दिस वॉज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट ईयर्स। ठीक है, टर्ब्यूलेंट ईयर्स। तो 1966 के आसपास जब हमारी ग्रोथ 16% इन्वेस्टमेंट के आसपास थी, 1969 आते आते इट वाज रिड्यूस टू 13.5%. It was reduced to, by the end of this phase, the investment was reduced to 13.5% from 16% in 1966. तो घूम फिर के हमारा जो इन्वेस्टमेंट था ईयर ऑन ईयर वो कम हो रहा था बिकॉज ऑफ टर्बुलेंट ईयर। तो इसका मेन रीज़न क्या था? सबसे पहला तो वॉर्स, ड्रॉट्स इन द प्रीवियस 5 years, ठीक है। ऑल्सो पब्लिक कॉफर्स वर एम्प्टी। वाई एम्प्टी? बिकॉज मोर इम्पोर्ट्स वर डन फॉर आवर आर्म्स इंडस्ट्री as well as food industry, as we were food insecure. ठीक है। Also after 1965, since after 1965-66 क्या हुआ कि first पंडित नेहरू died, then our second third PM लाल बहादुर शास्त्री जी died. तो हुआ क्या? There was a political instability also there was a tussle in between the Congress as well. कांग्रेस हमारी मेजर पार्टी थी उस टाइम, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। सो वेन एवर देर इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सफ़र्स। तो यहाँ भी हमारा इन्वेस्टमेंट सफ़र किया। ठीक है, आवर इन्वेस्टमेंट सफ़र्ड। ऑल्सो देर वॉज टू मच गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज। ठीक है, तो इट डिस्करेज प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट मोर। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी ज़्यादा है। याद करो, इस टाइम ही MRTP एक्ट आया था। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आया था, जो कंपनीज़ को बड़ा होने से रोकता था। ठीक है, ओके। उसके बाद पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास पैसे ज़्यादा थे नहीं, वी वर यूजिंग दैट मनी टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स। तो द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री दैट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो टेक्निकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ का, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो हम स्टैग्नेशन या टर्बुलेंट फेज़ में आ गए ड्यूरिंग द 1966 to 69 जो हमारा प्लान हॉलीडे पीरियड था। ठीक है, अब फेज़ 3 आता है। दिस फेज़ 3 इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट। पीरियड ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट। अब ये पीरियड ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट क्या है? ठीक है, इन दिस फेज फ्रॉम 1969 to 79, ये 10 साल का जो पीरियड है, तो एट द एंड ऑफ 1979 वी वर इन्वेस्टिंग एट और इंक्रीजिंग आवर इन्वेस्टमेंट एट 24% ईयर ऑन ईयर। 1979 के आसपास 24% ऑफ द GDP वी वर डूइंग इन्वेस्टमेंट, 24% ऑफ GDP बाय द एंड ऑफ दिस टाइम। ठीक है, हम लोग 24% ऑफ GDP के आसपास इन्वेस्ट कर रहे थे बाय द एंड ऑफ दिस टाइम। हाई इन्वेस्टमेंट पीरियड क्यों था? याद करो, 1969 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, दैट इंक्रीज आवर एग्रीकल्चरल और प्राइमरी सेक्टर आउटपुट। ठीक है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमने 2 साल में किया है, 100 मिलियन टन्स को क्रॉस किया था हमने 1970s में। ठीक है, दूसरा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ। ठीक है, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक, उसके साथ साथ मोर एंड मोर बैंक ब्रांचेस वर ओपन्ड। So more investment in public administration was done by the government. Heavy investment in public administration was done by the government. Also heavy investment in agriculture, good variety of seeds was also done by the government. At the same time, the government even invested in the public distribution system of the country. ठीक है, क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे थे, और ये वो साल हैं जब गरीबी हटाओ
गरीबी हटाओ वॉज द सेंटर स्टेज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, मोर एंड मोर सोशल ग्रोथ रादर देन कैपिटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ बढ़ा रही थी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स दिए जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा किया जा रहा था, पब्लिक गुड्स बनाने में खर्चा किया जा रहा था, लाइक पार्क्स और बसेस, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जा रहा था। एग्रीकल्चर में ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर रहे थे ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर को लिंक कर रहे थे हम मार्केट से, तो वी वर इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स ऑल्सो टू डेवलप एग्रीकल्चरल मार्केट्स ऑल्सो। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ तो रैपिड एक्सटेंशन ऑफ ब्रांच हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खुली तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी हुआ, ठीक है। मोर एंड मोर अकाउंट्स वर ओपनड, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वॉज डन, सो दैट्स वाई दिस वॉज कॉल्ड द पीरियड ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट। नाउ फेज 4 इज द ट्रांजिशन फेज। अब ये ट्रांजिशन फेज क्यों है? दिस इज ट्रांजिशन फेज मोस्टली बिकॉज यहाँ पे स्टैग्नेशन तो आया, स्टैग्नेशन फॉर पब्लिक सेक्टर, बट प्लस इट वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये स्टैग्नेशन क्यों आया पहले वो समझते हैं, ठीक है। स्टैग्नेशन क्यों आया? स्टैग्नेशन इसलिए आया कि ये वो फेज़ था जब हमारी IPR 1980 आई और वो ओपन की हमारे इकोनॉमी को या हमारे इंडस्ट्रीज़ को, होम ग्रोन इंडस्ट्रीज़ को, कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। सो द कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। अब जब कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, और याद करो फेज़ 3 में बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली हैं बिकॉज गवर्नमेंट इन्वेस्टेड मोर एंड मोर इन इनकम जनरेटिंग जॉब्स। बैंक नेशनलाइज किया तो वहाँ पे जॉब दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब दिया, BSNL में जॉब गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब गया, इवन इट लेड टू ओवर स्टाफिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही थी, सैलरीज देने में, पेंशन देने में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी। इसीलिए जो कैपिटल गुड्स है वहाँ पे अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या मोर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो, वो सब लगना कम हो गई। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वॉज मोर एंड मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गिविंग सैलरीज और पेंशंस और अदर सोशल सिक्योरिटी लाइक EPFO या PDS सिस्टम या पब्लिक गुड्स, इसको बनाने में ज़्यादा जोर दे रही थी। तो ओवरऑल कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कम हो गया। और जब प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया, लिबरलाइज किया गया ड्यू टू IPR 1980, तो कंज्यूमर गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज, एंड सिंस पीपल वर गेटिंग मोर एंड मोर जॉब्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 ईयर पीरियड, तो लोगों के हाथ में पैसा था, तो पीपल स्टार्ट टू स्पेंड मोर टू बाय दोज कंज्यूमर गुड्स लाइक TVs, फ्रिज एट्सेट्रा। तो अब जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं जब लोग, तो इन सेविंग्स कम हो रही है। इफ़ सेविंग्स विल बी रिड्यूस्ड, व्हाट विल हैपन, सेविंग्स रिड्यूस होगी तो हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इसीलिए फेज 4 में देखा जाएगा तो ओवरऑल 21% ऑफ GDP का इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, 21% ऑफ GDP का इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा। तो हाउस होल्ड डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड टू स्पेंड मोर एंड सेव लेस। इफ देर विल बी लेसर सेविंग, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। पहली चीज़, गवर्नमेंट स्टार्टेड टू इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सैलरीज, पेंशन, इसमें ज़्यादा जाने लगा। तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल फॉर इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिक्रीज, मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑल्सो डिक्रीज। अब प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या था कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा गुड्स तो बना रहा था, ठीक है, ज़्यादा गुड्स तो बना रहा था, बट अपने पैसे को एज अ प्रॉफिट, जो उनको प्रॉफिट पैसा मिल रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। वाई? समझो इस बात को कि 1984 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, द डेथ ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। उसके बाद क्या हुआ, द डेथ ऑफ राजीव गांधी। तो फिर से पॉलिटिकल टर्मोइल वाला क्राइसिस शुरू हुआ। ऑल्सो ऑयल शॉक हुआ, मेजर गल्फ वॉर हुआ, USSR का टूटना हुआ, सब कुछ एक साथ चल रहा था। तो हमें BOP क्राइसिस की तरफ हम देख रहे थे। तो जब भी क्राइसिस का समय आता है या जब भी ऐसा होता है दैट आवर इकोनॉमी और द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ देयर, इकोनॉमी सफ़र्स, तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना इन्वेस्टमेंट कम करने लगा, ठीक है। इन्वेस्ट कर रहा था, यानी जो कैपेसिटी उसके पास ऑलरेडी थी वही यूज़ कर रहा था,
उससे ज़्यादा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी फॉरेन कंपनीज से कोई हमारा कंपटीशन तो था नहीं बाहर से, तो इनोवेशन की बहुत खास ज़रूरत थी नहीं, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी प्राइवेट कंपनीज भी, तो सेविंग्स भी कम हो रहा था, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम हुआ। ओनली कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्रीज वॉज डूइंग गुड। ठीक है, ओके। तो इस टाइम में जो मेजर इंक्रीज हुआ है हमारा इन्वेस्टमेंट वो हुआ है सर्विसेज सेक्टर में। सर्विसेज सेक्टर लाइक टेक्नोलॉजी, services sector like banking because more and more bank branches was increasing, services sector like financial instruments, stocks, mutual fund, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हुआ है। द पीपल वर इन्वेस्टिंग स्टार्टेड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम गवर्नमेंट स्टार्ट टू मोनेटाइज देयर डेफिसिट, नोट छापना शुरू कर दिया अपना डेफिसिट कम करने के लिए। तो उसकी वजह से भी द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द मार्केट रिमेन्ड हायर। अब मनी सप्लाई हाई रहेगा तो वो क्या होगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को पुश देगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ फेज़ 4 में, दैट पब्लिक सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है reduced to 45% in 1985 because more and more investment was done by the government in public administration, नौकरी देने में या सोशल सिक्योरिटी देने में, जैसे फ्री अनाज या फिर कुछ मेडिकल सर्विस या सब्सिडीज़ देने में ज़्यादा खर्च कर रही थी सरकार रादर देन इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो अगर हम इम्पैक्ट देखें, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो पहला है इट वॉज अ सेविंग्स लेड ग्रोथ। इसके बारे में हम लोग बात किए हैं, सेविंग्स लेड ग्रोथ, दिस इज बेसिकली हैरड डोमर मॉडल। ठीक है, हायर सेविंग्स विल लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट विच विल लीड टू हायर ग्रोथ। ठीक है, देयर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ mixed economy, presence of mixed economy in India because both public and private sector was existing। ऐसा नहीं था कि सोशलिस्ट मॉडल अपनाने के बाद भी ऐसा नहीं किया कभी इंडिया ने कि प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करने के बारे में सोचा हो। इवन ड्यूरिंग द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव पीरियड आफ्टर MRTP एक्ट 1969, तब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ को स्पेशली रखा गया था फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक, सिंस गवर्नमेंट वॉज कंट्रोलिंग एवरीथिंग सो प्राइस वॉज कंट्रोल्ड। सिंस प्राइस वॉज कंट्रोल्ड और इन्फ्लेशन नहीं था इकोनॉमी में, तो अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा देन द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा, आज जो कमा रहे हो वही 10 साल के बाद भी कमा रहे हो, तो देर इज़ नो इंक्रीज इन प्रॉफिट। सो इन्फ्लेशन वॉज नॉट देयर, बट चलो ठीक है, कंज्यूमर के लिए बात अच्छी है, बट फॉर द कंपनीज और द फर्म्स इट वॉज नॉट अ गुड साइन because companies had no incentive to increase or improve production because they are not going to get any extra income even if they start to invest more in technological advancements or increase their output। ठीक है, so price was controlled, inflation was in control, good for the consumer but bad for the economy। ठीक है, और fourth point, it was a high deficit period। ठीक है, हाई डेफिसिट पीरियड। हाई डेफिसिट पीरियड का मतलब इस टाइम पे हमारा फिजिकल डेफिसिट भी हाई था, 12.5% के आसपास। ठीक है, हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट भी चलता था, क्योंकि इसीलिए बार बार हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहे होते थे। ठीक है, सो दीज वर द इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स बिफोर 1991। I hope you get something out of this small compact discussion. We will meet again with such discussion soon. तब तक के लिए thank you, bye bye. Keep subscribing to the channel, like it, share it. And अगर आपको ऐसे discussions करना पसंद है then do join the economics optional course. Okay, thank you, bye bye.